सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? द हिंदू आज का नया दिन मई 6 समझने की कोशिश करते हैं आज के अखबार में क्या है। तो पहला आर्टिकल है हमारे पास, मराठा कोटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो मराठा कोटा है 50% का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाता है। जो पहले की जजमेंट्स हैं, जो एक गायकवाड़ कमीशन बनाया गया था जिन्होंने कहा कि 16% मराठा रिजर्वेशन कर दिया जाए। उसके बाद वो फिर घटा के 12 और 13% कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी जजमेंट्स को, उन सभी सजेशंस को कहा है कि वो राइट टू इक्वालिटी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग गलत हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है 1992 इंदिरा सावनी जजमेंट को भी इन्होंने कहा है कि नहीं, वो भी सही नहीं है। और इन्होंने ये कहा है कि जो SEBC है, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उसको उसकी लिस्ट बनाने या फिर उसको ढूंढने या फिर उसको कैसे कैटेगराइज करने का सिर्फ और सिर्फ हक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास है। और स्टेट्स इसमें सिर्फ सजेशंस दे सकती हैं। स्टेट्स इसमें लॉज नहीं बना सकती हैं और ऑल टू द राइट यूनियन गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह से जो भी जजमेंट्स, जो भी पहले के जजमेंट्स थे, पहले के कमीशंस के रिकमेंडेशंस थे, उन सबको एक तरह से गलत कहा गया है। और ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस नहीं है महाराष्ट्र में और मराठाओं के साथ, तो जो कि इस 50% रिजर्वेशन और 12 एंड 13% रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में भी दी जाए। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ है। तहरीक हुर्रियत के जो चेयरमैन हैं अशरफ शेवारी, वो सॉरी सैयद अली शाह गीलानी, ये थे लीडर। इनकी डेथ हो गई है। तहरीक हुर्रियत क्या? तहरीक हुर्रियत एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, कश्मीर सेपरेटिस्ट। हालांकि बाद में इन्हें काफ़ी टेररिस्ट लिंक्स भी मिले थे। NIA ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था टेररिस्ट लिंक्स के वजह से, तो उनकी डेथ हो गई है। और यहाँ पे एक न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजय राघवन, इन्होंने कहा है कि थर्ड वेव आएगी ही, इनएविटेबल है, उसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेन्स हैं वो म्यूटेट हो रही हैं, वो डेवलप हो रही हैं। तो हमें जो वैक्सीन्स हैं उन्हें भी डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम वैक्सीन्स को डेवलप नहीं करते हैं तो वैक्सीन कारगर नहीं रह जाएंगी और डेथ्स बढ़ेंगी और केसेस तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी। और यहाँ पे ये दिया गया है कि अभी हाल ही में कई जगह केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स बढ़ रही हैं। और जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की, वो है लव अग्रवाल, इन्होंने ये डेटा दिया है। एक्चुअली ये डेटा इन्होंने नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट इन्होंने दी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो रिजर्वेशन था वो 50% था। फिर गायकवाड़ कमीशन जो बना, MG गायकवाड़ कमीशन, उन्होंने 16% रिकमेंड किया और बाद में उसे घटाकर 12% एजुकेशन में और 13% एम्प्लॉयमेंट में कर दिया गया था। और कौन से आर्टिकल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशंस हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेपरेट रिजर्वेशन फॉर मराठा कम्युनिटी वायलेट्स आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21। तो किसके साथ वायलेशन हो रहा है? ये बाकी लोगों के साथ जो वहाँ रहते हैं। RBI ने 50,000 करोड़ रुपए का एक लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया है। आप कह सकते हैं जो बैंक्स हैं उनको फ्रेश लोन्स देने के लिए सपोर्ट किया है। और किस तरह के लोगों को लोन्स देनी है? जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, सप्लायर्स ऑफ वैक्सीन्स हैं और मेडिकल डिवाइसेस, हॉस्पिटल, यानी कोरोना वायरस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स हैं उनको लोन्स देनी है। और ये मतलब देनी सबको है, इनको प्रायोरिटाइज करना है। और इंडिविजुअल और
एमएसएमई बोरोवर्स के लिए भी स्कीम्स कई सारी लाई गई, उनके डिस्कशंस यहाँ नहीं है। और दास जो आरबीआई के गवर्नर हैं, बताइए उनका नाम क्या है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ममता बनर्जी हैं, इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की जो चेयरमैन है, उन्होंने वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है। और वहाँ के गवर्नर कौन है? जगदीप धांकर। काफ़ी न्यूज़ में है ये, क्योंकि उन्हें रिजिग्नेशन भी दी थी। गवर्नर को ही रेजिग्नेशन देती है जो चीफ मिनिस्टर हैं, और उसके बाद शपथ भी वही दिलाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि काफ़ी इनका नाम अभी चर्चा में रह रहा है। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्राइवेट फर्म के साथ कोलैबोरेट किया है, और दिल्ली में बिना किसी चार्ज के जो कैब सर्विस है, यानी एक प्रॉपर कोविड-19 पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट आई मीन टू से हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एक सेपरेट या कह सकते हैं डेडिकेटेड ईवी कैब सर्विस है, वो प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसमें फर्म का नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, और गवर्नमेंट टास्क सीबीएसई फॉर एक्चुअली ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने सीबीएसई से कहा है कि जो टीचर्स हैं वो कोरोना वायरस से रिलेटेड सर्वेज में, हेल्प्स में लगे हुए हैं, तो टीचर्स जो स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उस जो डेट है जो कि सीबीएसई ने डिक्लेयर की थी कि 11 जून तक सबमिशन होना चाहिए और 20 जून को रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो उसको बढ़ाने के लिए कहा है। क्योंकि जब टीचर्स हैं नहीं तो मार्क्स कौन देगा, यानी कि जो मार्क्स दिए जाने हैं वो स्कूल से दिए जाने हैं, और स्कूल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाने हैं, तो स्कूल के परफॉर्मेंस टीचर्स इवेल्युएट करते हैं। तो इस तरह से, हालांकि सीबीएसई ने तो ये कहा है कि पिछले पूरे साल में जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके मार्क्स चाहिए। जो भी हो, ये था एक चीज़ मैंने सोचा बता दूं। और आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, देखते हैं क्या है। लेट मी स्किप दैट। ये वही है, तहरीक हुर्रियत के जो लीडर थे सैयद अली शाह गिलानी, उनकी डेथ हुई है। वही जो पूना वाला है, आधार पूना वाला, देश छोड़ के ये डर से चले गए थे, कह सकते हैं भाग गए थे। डर से चले गए थे कहेंगे, भागे तो नहीं थे, क्योंकि इन्होंने खुद ही बताया है। और क्योंकि इन्हें थ्रेट्स मिल रहे थे कि इस कोरोना की दवाइयाँ पहले यहाँ सप्लाई करो, पहले वहाँ सप्लाई करो, वगैरह वगैरह। आज के एडिटोरियल में 4 आर्टिकल्स हैं। न्यू डॉन इन द्रविडियन पॉलिटिक्स, अगेंस्ट एक्सेस, और सीटी स्कैन फॉर कोविड मेरिट्स, और यहाँ पे सडन डेथ। ये जो पहला आर्टिकल है न्यू डॉन, एक पॉलिटिकल आर्टिकल है। यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, और वो क्या है, कैसे करते हैं, उनकी लीडरशिप क्या है, वो किस तरह से क्या कहते हैं, उनका एजेंडा क्या है उनकी पार्टी का, वो उनके हिस्ट्री के बारे में कह सकते हैं उनके, तो उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे एक सीटी स्कैन के बारे में, ये भी उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं, इसमें कुछ खास डेटा नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, तो मैं सोचा बता दूं। तो यहाँ पे पहला टर्म दिया हुआ है, लेट मी जूम, सीटी। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी होता है। और यहाँ पे अगला है थोरेक्स। थोरेक्स का मतलब होता है चेस्ट, यानी जो चेस्ट पे सीटी स्कैन किया जाता है ताकि कोरोना वायरस के बारे में पता लगे, उसके बारे में बताया जा रहा है। आरटीपीसीआर जो ये को क्या कहते हैं, सीटी स्कैन वाले टेस्ट क्यों आगे क्योंकि आरटीपीसीआर जो टेस्ट थे वो 30% मिस करते हैं, मतलब वो 30% गलत बताते हैं, कह सकते हैं। और जो सीटी स्कैन के टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही एक्सरेज भेजती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे कैंसर हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द, यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, 0.4 ऑफ ऑल कैंसर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स मे बी एट्रीब्यूटेड टू द रेडिएशन फ्रॉम सीटी स्टडीज़। यहाँ पे ये 2007 का है डेटा, और अभी का करंट एस्टिमेट बताया जा रहा है कि 1.5 से 2% ये जो कैंसर्स हैं ये सिर्फ सीटी स्कैन की स्टडीज़ से हो जाती हैं लोगों को। और यहाँ पे कैविट का मतलब होता है चेतावनी, वार्निंग।
तो यहाँ पे मैंने सोचा बता दूं। और बाकी इसमें कुछ खास दिया डेटा नहीं है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से सीटी स्कैन बेनिफिशियल है, किस तरह से हार्मफुल है, किस तरह से लोग इसे कराने के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। और एज अ फिजिशियन इसके आगे यहाँ पे इनके पर्सनल व्यूज़ दिए गए हैं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, कितने लोगों को सीटी स्कैन कराने के लिए कहा। और क्वेरीज रेज क्वेरीज इन्होंने कहा है कि अगर कोई फिजिशियन आपको कहता है सीटी स्कैन कराने के लिए तो आप कहीं कि RT-PCR टेस्ट क्यों नहीं। मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताई है बट उतना रिलेवेंट नहीं है। आप इसके बारे में इंटरनेट पर न्यूज़ चैनल्स पे पढ़ सकते हैं। सडन डेथ IPL के ये अभी हाल ही में IPL इंडिफिनिट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, उसके बारे में है। तो बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे एक छोटा सा नाम दे दिया गया हुआ है बस 1918 के स्पेनिश फ्लू से कोरोना वायरस को कम क्या कहते हैं वो कर दिया गया है, कंपेयर कर दिया गया है। और अगला आर्टिकल हम देखते हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें कुछ डेटा दिया गया है। एक्चुअली ये सेम आर्टिकल है वही जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कोटा को लेके, ठीक है। तो हम उसे पढ़ते हैं। इसमें सेम चीज़ें दी गई हैं, बस इसमें थोड़ी सी एलेबोरेटेड या कह सकते हैं ज़्यादा समझा के दी गई हैं। द कोर्ट हैज़ मैंने कुछ स्टेटमेंट्स को हाईलाइट करा है, मैं सोचता हूँ बता दूँ। द कोर्ट हैज़ नॉट ओनली फाउंड नो मेरिट इन द मराठा क्लेम टू बैकवर्डनेस बट ऑल्सो सेड द कम्युनिटी इज़ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज। कोर्ट ने कहा है कि जो भी क्लेम्स हैं कि मराठा है जो बैकवर्ड है वो बिल्कुल ही मतलब उनके क्या कहते हैं कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि वो बैकवर्ड हैं। और जो कम्युनिटी है वो पब्लिक सर्विसेज में प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रही है मराठाओं को। तो जब पब्लिक सर्विसेज में रिप्रेजेंट कर रही है तो बैकवर्ड कैसे है। अगली चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है 16% कोटा के बारे में, जो कि आगे चल के 12% एडमिशन्स और 13% इन जॉब्स कर दी गई थी 2019 के अमेंडमेंट में। 2018 में ये लॉ आया था और 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। और किसके द्वारा आया था, कमीशन जो था वो MG गायकवाड़, इनका नाम उसमें भी दिया गया था 2 बार और यहाँ भी मेंशन किया गया। इंपॉर्टेंट नाम है, आप याद रख सकते हैं, MG गायकवाड़। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो 1992 में इंदिरा साहनी जो केस था, वर्डिक्ट था, उसमें 50% लिमिट को कंसीडर करने के लिए कहा गया था, यानी मराठा के लिए 50% रिजर्वेशन, उसको भी कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया है। एक्चुअली कंसीडर करने के लिए ही रिफ्यूज़ कर दिया है, कंसीडर भी नहीं किया कोर्ट ने। तो और कोर्ट ने ये कहा कि हम इंदिरा साहनी की किसी भी जजमेंट को अपमानित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब लेकिन लगा के फिर कुछ भी कह दो। और यहाँ पे एक और चीज़ है, 102nd अमेंडमेंट हुआ था। द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ 102nd अमेंडमेंट बाई विच अ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास वॉज क्रिएटेड हैज़ प्रोवाइड राइट फियर्स दैट द नेशनल बॉडीज रोल एंड पावर में इम्पैक्ट द राइट ऑफ स्टेट्स। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन का 102nd अमेंडमेंट हुआ था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कमीशन किया गया था, मतलब बनाया गया था। और कोर्ट ने कहा कि ये जो कमीशंस बनाए जा रहे हैं वो स्टेट्स के राइट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस था वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था और सेंटर रूलिंग थी उस पर, यानी कि डायरेक्ट वो सेंटर को रिपोर्ट करेगा, सेंटर उस पर लॉज बनाएगी। तो स्टेट्स के राइट्स को इम्पैक्ट करता है ये, ऐसा कहा जाता है। तो कोर्ट ने कहा कि देयर विल बी अ सिंगल लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सिर्फ एक लिस्ट होगी और पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एक ही लिस्ट होगी और प्रेसिडेंट के अंडर वो बनाई जाएगी और स्टेट्स उसमें रिकमेंडेशंस कर सकते हैं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन्स को लेके, यानी किसको रखना है किसको नहीं, सिर्फ रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इसके हेड रहेंगे। और इसमें मेंशन किया गया था कि जो पार्लियामेंट का इंटेंशन था वो स्कीम्स बनानी थी, यानी कि सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को पहचानना, उनके लिए स्कीम्स बनाना, जैसे कि ST/SC के बारे में बनाया जाता है। और द प्रेसिडेंट अलोन टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटीज़ इज़ नाउ एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई SCVCs।
ये जो चीज़ है यहाँ पे लिखी गई है कि प्रेसिडेंट जो है वो हर बाकी अथॉरिटीज़ को हटा दिया गया और प्रेसिडेंट को ही सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर्स दे दिए गए हैं ऐसी बीसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये मैं समझ नहीं पाया कि पहले से है या अब दे दिए गए। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और हम इस आर्टिकल में, आज के एडिटोरियल में इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। एक पॉलिटिकल आर्टिकल और एक ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, ये सडन डेथ इसका नाम क्यों है मैं समझ नहीं पाया। हालांकि कोई डेथ तो हुई नहीं है, या फिर हुई है तो इसमें मेंशन नहीं है, अगर हुई है तो मुझे पता नहीं। सीटी स्कैन वाला हम लोग पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ये कुछ सर्वेज आई हैं, डेटा है। वर्कर्स इनकम फेल बाय 17% सेज रिपोर्ट्स। जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है उसकी वजह से पिछले साल यानी मई और अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था तो 100 मिलियन जॉब्स चली गई थी। 100 मिलियन का मतलब होता है 10 करोड़। 10 करोड़ लोगों की जॉब चली गई थी और मंथली कैपिटल इनकम जो जनवरी में था और अक्टूबर में था वो बहुत ही कम था। यानी कि अप्रैल में जो लॉकडाउन्स लगे, लॉकडाउन्स अक्टूबर में, यहाँ तक मुझे याद है कि जून में खुल गई थी, लेकिन अक्टूबर में भी मंथली पर कैपिटा इनकम जो था वो बहुत कम था। और यहाँ पे मेंशन किया गया है एक चीज़ कि जो हाफ ऑफ द सैलरीड पर्सन्स थे वो या तो इनफॉर्मल वर्क की तरफ चले गए हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए हैं। यानी कि जितने अगर 100 लोग काम कर रहे थे तो 50 लोग उसमें से उनकी नौकरी चली गई पूरी तरह से। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। मैं सिर्फ डेटा को ऐसे डिस्कस करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि व्यूज़ तो अपने क्रिएट होने चाहिए, डेटा ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है कि जीडीपी में जो शेयर था, लेबर शेयर, वो घट गया। यानी 32.5% था और वो घट के 27% हो गया। 5% का घटना काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक गैप क्रिएट कर सकता है। और यहाँ पे मंथली इनकम जो थी वर्कर्स की वो काफ़ी घट गई, मतलब 17% लगभग घट गई। तो और इन्फ्लेशन एट द सेम टाइम बढ़ गया, यानी सॉरी, इन्फ्लेशन का मतलब ही होता है बढ़ना। महंगाई एट द सेम टाइम बढ़ गई। और जो पुअरेस्ट थे यानी कि सबसे नीचे वाले लोग, यानी कि इनकम क्राइटेरिया के सबसे नीचे वाले लोग, वो अपने पूरा इनकम खो बैठे थे वहाँ पे। While the poorest 20% of the households lost their entire incomes in April and May 2020, यानी पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो उनकी इनकम हो गई ज़ीरो, उनके पास कोई इनकम नहीं थी। और जो एवरेज हाउस थे उनके सबसे नीचे वाले लोगों को मार्च से अक्टूबर में 2 महीने की सैलरी ही नहीं मिली, और जो बाकी मिली भी तो लेट मिली या आधी मिली कह सकते हैं। और ये जो स्टडी है ये कोरोना वायरस और जॉब लॉसेस को लेके बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और लॉकडाउन खुलने के बाद भी 61% लोग जो मेन थे, मतलब जो मेल पॉपुलेशन ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन थी, उसमें 61% को वापस नौकरी मिल गई, 7% लोग को नौकरी नहीं मिली। लेकिन जो वुमेन थी वर्किंग पॉपुलेशन वो सिर्फ 19% एम्प्लॉयड रह गई और 47%, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 47% महिलाओं को परमानेंट नौकरी जो तो उनकी कंफर्म जॉब्स थी, ऑफिशियल सैलरीड जॉब्स थी, वो चली गई। और विथ 230 मिलियन फॉलिंग बिलो द नेशनल मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड ऑफ 375 पर डे, 230 मिलियन यानी 23 करोड़ लोगों का जो डेली इनकम था वो 375 रुपये पर डे से नीचे चला गया। पोवर्टी जो है 15% से 20%, सॉरी 15% रूरल एरियाज़ में और 20% अर्बन एरियाज़ में बढ़ गई। तो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन की गई है कि हाउस होल्ड्स कोप विद द लॉस ऑफ इनकम बाय डिक्रीजिंग देयर फूड इनटेक। यानी जब लॉस हुआ इनकम में, इनकम कम हो गया या बंद हो गया, तो उनके खाने में भी जो खाने का इंटेक था, फूड इंटेक था, वो घट गया। घर के एसेट्स बेचे जाने लगे। बोरोविंग्स इनफॉर्मली, यानी बैंक से नहीं, इनफॉर्मल बोरोविंग्स जो कि बहुत खतरनाक होती हैं, डेट ट्रैप में फंसा देती हैं, मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से ली गई। और
6 महीने के बाद भी, लॉकडाउन खुलने के 6 महीने के बाद भी 20% लोग ऐसे थे जिनके फूड इनटेक में पहले जैसा सुधार नहीं हुआ। तो बहुत ही बुरी स्थिति है। और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए डेटा इम्पोर्टेंट है। और 3 रफाल जेट्स, और भी रफाल होता है या रफेल होता है, जो भी होता है, 6th बैच, 5 बैच ऑलरेडी आ चुकी हैं। 36 जेट्स की कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 20 जेट्स रिसीव की जा चुकी हैं फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं। जो हाल ही में आपने कल सुना होगा, कल या परसों की बात है, जो 5G की टेस्टिंग होने वाली है, वो टेस्टिंग को डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा कंफर्मेशन दे दी गई है। और जो चाइनीज़ प्लेयर्स थे, जैसे कि ZTE और एक दो और थे, उन्हें बाहर रखा गया था। तो चाइना ने इस पे कहा है, तो चाइना ने इस पे कहा है कि बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ है और ऐसे नहीं करना चाहिए, जो कंपनीज़ के साथ ये गलत हो रहा है, और काफ़ी चीज़ें मेंशन की हैं। तो जो जयशंकर साहब हैं, एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा है कि जो ब्लड शेल्स हुई थी गलवान में, उसको भूला नहीं जा सकता है, और इसकी वजह से ही जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनको बाहर रखा गया है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है, इसमें मैटर को बताया गया है। यहाँ पे मेन पॉइंट है किसको रखा गया है, किसको नहीं। हुआवे और ZTE चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, इनको हटा दिया गया है। और एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और C-Dot, इनको रखा गया है। ये इंडियन कंपनीज प्रॉपरली नहीं है, लेकिन इनको रखा गया है, ये चाइनीज़ नहीं है। चाइनीज़ एम्बेसी ने कहा है कि बहुत ही गलत चीज़ है, कंसर्न और रिग्रेट है। काफ़ी चाइनीज़ मतलब एम्बेसी, या फिर कह सकते हैं चाइना की साइड से कहा गया है कि मास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाइनीज़ कंपनीज क्रिएट करती हैं, और इस वजह से इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और बहुत सालों से काम कर रही हैं। तो फिर जयशंकर साहब ने कहा है कि LAC को भूला नहीं जा सकता है, और गलवान वैली और पैंगोंग लेक चाइना के एक्शंस को भूला नहीं जा सकता है। और ये नहीं कहा जा सकता है कि कांट, इन्होंने कहा बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी लाइन, कि कांट हैव ब्लड शेड ऑन बॉर्डर, गुड रिलेशनशिप इन अदर डोमेन्स। यानी कि बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, खून खराबा, और बाकी जगहों पे गुड रिलेशनशिप, अच्छे व्यवहार, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो बहुत ही कड़ा स्टेप काफ़ी चाइना के खिलाफ उठाया गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और सेंटर अलोन कैन आइडेंटिफाई SEBC, हाँ वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इसमें, कनाडा ने जो 12 से ऊपर एज के लोग हैं, उनको फाइज़र की वैक्सीन वो कर दी है, अलाउ कर दी है। और बढ़िया चीज़ है। हाल ही में क्या कहते हैं, US ने भी किया था, 12 to 15 या शायद 12 to 18। तो यहाँ पे एक है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने चाइना पे डिपेंडेंसी कट करने के लिए काफ़ी चीज़ों 137 प्रोडक्ट्स 137 इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, जो कि जिसमें से मेनली रॉ मटेरियल्स हैं, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो यूज़ होती हैं रॉ मटेरियल्स, वो हैं। और प्लान्स इनके हैं कि जो चाइनीज़ कंपनीज़ पे, चाइना पे डिपेंडेंसी है, वो कम कर दी जाएगी। तो अभी प्लान है, अभी कुछ होगा तो पता चलेगा। ईरानियन डिप्लोमेट जो हैं, जो कि पेरिस में थे, पेरिस में जो ब्लास्ट हुआ था 2018 में, उसमें ये दोषी पाए गए हैं, और उन्हें 20 साल की सज़ा दे दी गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है, ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बदले में जो बेल्जियम, यानी बेल्जियम, पेरिस, बेल्जियम की जो एम्बेसडर हैं तेहरान यानी ईरान के में जो बेल्जियम के एम्बेसडर हैं, उनको समन किया है। और
एक स्टेटमेंट दी है कि स्टार कन्वेंशन ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ एंड एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस, काफ़ी ज़्यादा एक कड़ी निंदा की है इन्होंने। तो आज की न्यूज़पेपर में बस इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ तक आ गए हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और बताएं हमें कमेंट्स में कि हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको किस तरह की वीडियोस में इम्प्रूवमेंट चाहिए, किस टॉपिक को हम कवर ज़रूर करें। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो हमें ज़रूर कमेंट